गुड नून डॉली जी। आज जो स्टार्ट करेंगे वो सेकंड चैप्टर्स है, यानी स्ट्रक्चर्स देखेंगे, या हिंदी में कहते हैं हम लोग स्वरूप। मतलब ऑनरशिप के बेसिस पे हम लोग स्वरूप को देखेंगे। ठीक है, और सब चीज ठीक है। तो आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे अभी लगता है ज्वाइन नहीं किए हैं, तो कोई नहीं, आगे वो लोग अपना आएंगे तो ज्वाइन कर लेंगे। टाइमिंग तो अपना 12:05 पे ही है। तो सेकंड चैप्टर्स हम लोग करेंगे, और बिजनेस स्टडी आपको अभी तक पढ़े होंगे तो सबसे आसान आपको बुझाई दे रहा होगा, बुझा रहा होगा, क्योंकि आपके आसपास की सारी चीजें अभी पढ़ने को मिलेगा। और बिजनेस में जो पॉइंट है वो आपको ध्यान में रखना है, जैसे इसकी विशेषताएं हो गई, इसके क्या गुण होते हैं, क्या अवगुण है, तो ये सब पॉइंट याद रखने हैं। बाकी जो डिटेल में अब वो समझने के लिए आपको है। तो चलिए आगे हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो व्यावसायिक संगठन के स्वरूप को पढ़ेंगे। मतलब व्यावसायिक संगठन के स्वरूप को ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, यानी बिजनेस के प्रकार भी कह सकते हैं। ठीक है, और जो व्यावसायिक संगठन का स्वरूप है वो किस पे डिपेंड करता है, वो ऑनरशिप पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का ऑनरशिप है। जैसे सोल ट्रेड की बात करते हैं तो उसमें एकल स्वामित्व होते हैं। पार्टनरशिप में दो, कम से कम दो या उससे अधिक पार्टनर्स होते हैं, और लिमिटेड पार्टनरशिप होते हैं, कॉरपोरेशन होते हैं, कंपनी होते हैं। तो इन सब की जो स्ट्रक्चर है उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी ये जो है वो व्यवसाय का स्वरूप है। चलिए तो आएंगे हम लोग अपनी बोर्ड पे और यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे जो हम लोग आज सेकंड अध्याय है वो आपका है व्यावसायिक संगठन के स्वरूप। तो इसमें कई सारे स्वरूप है, जिनवाली आपको 5 स्वरूप को ध्यान में रखना होता है। तो इसमें से कुछ एग्जाम्पल आपके सामने है जो आप जानते होंगे: सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कॉरपोरेशंस, ज्वाइंट वेंचर्स। तो ये सभी हम लोग को पढ़ना है आगे चल के, इस पे डिटेल में आपको ध्यान में रखनी है। इसमें जो इसकी विशेषताएं हैं, इसके जो गुण है, इस सबको पॉइंट को ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, तो आगे अब हम लोग चर्चा करते हैं। अब देखते हैं कि व्यावसायिक संगठन के स्वरूप के बारे में। सिंपल हमने बताया, जो ऑनरशिप का प्रकार है उसी पे जो व्यावसायिक संगठन का स्वरूप है, यानी ऑनरशिप से ही हम लोग पता कर पाते हैं कि व्यवसाय का कौन सा स्वरूप है। ये सोल ट्रेड है यानी एकल स्वामित्व वाले हैं, या आपको पार्टनरशिप है, या कंपनी है, या आपको सहकारी समिति है, या ज्वाइंट वेंचर्स है यानी ज्वाइंट कंपनी वाले ये हैं। तो इनकी क्या देखते हैं, ऑनरशिप के हिसाब से हम लोग इसको पहचानते हैं। तो वही यहाँ पे है कि व्यावसायिक संगठन के स्वरूपों का संबंध व्यवसाय के क्या है, स्वामित्व मतलब ऑनरशिप के साथ होती है, तथा स्वामित्व क्या है, वैधानिक अवधारणाएं हैं आपकी, और जो स्वामियों के अधिकार एवं दायित्व को निर्धारण करता है। क्या है, स्वामी के अधिकार और जो दायित्व है वो निर्धारण करते हैं क्या, वैधानिक अवधारणाएं के अंतर्गत, यानी लॉ के अनुसार। स्वामी के विभिन्न स्वरूप के साथ साथ स्वामियों के अधिकार और दायित्व भी बदलते रहते हैं। यहाँ पे आपको ये बोला गया कि जो स्वरूप है उसमें ये नहीं कि एक ही अधिकार सब स्वरूपों के साथ चलेगा। मतलब इसमें जैसे जैसे स्वामी का स्वरूप बनेंगे, अस्तित्व इसका चेंज होती चली जाएगी। ऑनर्स का जो ऑनरशिप होंगे वो जैसे जैसे चेंज होंगे, उसी अनुरूप संगठन का स्वरूप भी चेंज होते चला जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे व्यावसायिक संगठन के संवैधानिक स्वरूप को ही हम लोग व्यावसायिक संगठन का स्वरूप कहते हैं। मतलब फॉर्मेशंस, जैसे एकल माने एक आदमी ने व्यापार बनाया तो उसको हम लोग कहते हैं एकल स्वामित्व के अवधारणाएं कहते हैं, एकल स्वामित्व कहते हैं। ठीक है, एकल व्यवसाय भी उसे कहते हैं। जैसे दो या दो से अधिक लोग मिलकर बनाते हैं तो उसको हम लोग पार्टनरशिप कहते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्वरूप कहते हैं। जो वैधानिक स्वरूप दिया गया है संगठन का, उसी को हम लोग क्या करेंगे, व्यावसायिक संगठन के स्वरूप को कहते हैं। तो इतना तक तो नॉर्मल चीजें थी। या तो ओवरऑल इसको ऐसे समझ सकते हैं कि टाइप्स ऑफ बिजनेस, व्यवसाय के कितने प्रकार होते हैं उसको भी देख सकते हैं, यानी ऑनर के हिसाब से टाइप्स देखेंगे तब। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ तक तो इसमें कुछ नॉर्मल चीजें थी। अब देखते हैं जो व्यावसायिक संगठन के स्वरूप है उसके कौन कौन से फॉर्मेशंस के रूप में प्ररूप होंगे वो देखते हैं। तो व्यवसाय सबसे पहले एक तो निजी हो सकता है, सेकंड अपना पब्लिक, और थर्ड अपना ज्वाइंट सेक्टर्स हो सकते हैं। मतलब ज्वाइंट सेक्टर में कौन कौन से आएंगे, 1+2 दोनों मिलके ज्वाइंट सेक्टर बन सकते हैं। अब यहाँ पे प्राइवेट का अर्थ आपको पता है कि जो अपने प्राइवेट लोग यानी आपकी अपनी है, यानी निजी हाथों में
अधिकार है तो वो निजी क्षेत्र होते हैं या प्राइवेट सेक्टर होते हैं, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, और ज्वाइंट में तो गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों मिलके क्या करते हैं, उसको संचालित करते हैं व्यवसाय को। तो सिंपल जो स्वरूप है वो अपना 3 टाइप के हैं, और इसके अंतर्गत जो जनरली जो स्वरूप है वो 5 हैं। वो कौन कौन? एकल स्वामित्व, संयुक्त स्वामित्व, पार्टनरशिप, और आपको सहकारी समूह और कंपनी। और ज्वाइंट वेंचर और कंपनी दोनों एक ही टाइप का, बट ध्यान रखेंगे यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। निजी को, निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर करेंगे तो दोनों को 2 भाग में बांटा गया, गैर निगमित और निगमित क्षेत्र, मतलब नॉन इनकॉर्पोरेटेड और इनकॉर्पोरेटेड। नॉन इनकॉर्पोरेटेड में हो गया कि ऑनरशिप की जो लायबिलिटी है वो आपको असीमित होती है और इसका रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत ऐसे नेसेसरी नहीं होती है। गैर यानी गैर निगमित की, नॉन कॉर्पोरेशंस का, कॉर्पोरेशंस में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही करवाना है। उसी तरह से पब्लिक सेक्टर को भी 2 भाग में बांट दिया गया था कि एक ऐसा व्यवसाय जिसको रजिस्ट्रेशन नहीं भी कराते हैं तो काम चल जाएगा, लेकिन अब तो एट प्रेजेंट टाइम में सभी लोग करवा ही लेते हैं, ठीक है। सेकंड, कॉर्पोरेट का मतलब जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य हो जाते हैं। तो सिंपल आपको नॉन इनकॉर्पोरेशन और कॉर्पोरेटेड का अब मतलब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो आगे देखेंगे तो जिन वाली जो हम लोग को पढ़ना है ये 5 ही आपको पढ़ने हैं, नीचे वाली पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद पब्लिक सेक्टर में जो जो आता है वो है सोल्ड प्रोप्राइटरशिप यानी एकल स्वामित्व का व्यवसाय, संयुक्त हिंदू परिवार का जो व्यवसाय HUF जिसको नाम से जानते हैं, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इसे कहते हैं, साझेदारी और संयुक्त साहस को हम लोग देखेंगे आगे चल के। फिर वहां पे प्राइवेट सेक्टर में ही, सॉरी, प्राइवेट सेक्टर में ही हम लोग को 2 भाग में क्या है, कॉर्पोरेटिव इंटरप्राइजेज और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को बारे में हम लोग को पढ़ना है। अब पब्लिक सेक्टर में आएंगे तो वहां पे विभागीय उपक्रम जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होते हैं, और आपको पब्लिक सेक्टर के जो कंपनी होती है या गवर्नमेंट कंपनी होती है, यानी जो स्टैचुरी यानी सार्वजनिक कंपनी और सहकारी जो कंपनी है उसके बारे में देखेंगे। तो यानी व्यवसाय के स्वरूप जो है वो अपना प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर पर डिपेंड करते हैं, उसमें भी ऑनरशिप के हिसाब से चलते हैं। तो एकल, संयुक्त और साझेदारी और संयुक्त साहसी और कॉर्पोरेट के अंतर्गत हम लोग कॉर्पोरेटिव इंटरप्राइजेज को देखने को मिलता है। यानी बारी बारी से सारे को हम लोग पढ़ेंगे, जो अध्ययन करेंगे वो नीचे वाले पोर्शन को ही हम लोग को अध्ययन करना है। और गैर निगमित और निगमित का अर्थ आपने समझ लिया होगा, माने गैर निगमित में आपको है यानी नॉन इनकॉर्पोरेशन में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य नहीं है, बाकी कॉर्पोरेशन हैं, कॉर्पोरेटेड है तो उसमें आपको अनिवार्य करना जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है? किन्हीं को कोई दिक्कत है अभी तक तो वो कमेंट करके एक बार पूछ लीजिएगा, और कमेंट जरूर किया कीजिएगा, यस या नो जरूर लिखा करें। क्लियर है तो ओके लिखेंगे, ठीक है। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। तो स्वरूप में हम लोग को सिंपल यही पढ़ना था कि व्यापार का कौन कौन से स्वरूप है, माने किस टाइप के बिजनेस होते हैं, वो हम लोग अभी देख रहे थे। या अभी जो हम लोग को पढ़ना है ऑनरशिप के बेस पे ही पढ़ना है स्वरूप को, ठीक है। चलिए तो बारी बारी से हम लोग आते हैं एकल स्वामित्व। नाम से ही पता चला, एकल यानी अकेले। ये बंदा को देख रहे हैं अकेले एक बिजनेस कर रखा है और इनकी जो इनकम है कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो एकल स्वामित्व का मतलब जो ऑनरशिप है एक व्यक्ति के पास होगा, एक ही आदमी के पास होगा, सारी चीजें अकेले ही करेंगे, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि कार्य अकेले ही करेंगे, ठीक है। ऑनरशिप इनका होगा, पूंजी इनका होगा, बट कार्य और लोगों के साथ कर सकते हैं, लेकिन ऑनरशिप इन्हीं का होगा, ठीक है। तो यहीं पे लिखा हुआ आपको एकांकी व्यापार व्यवसायिक संगठन का वह स्वरूप होता है, यानी व्यवसायिक जो संगठन है उसका वह स्वरूप होता है जिसको एक व्यक्ति स्थापित करता है। क्या एक व्यक्ति स्थापित करता है? वह स्वयं आवश्यक पूंजी लगाता है, यानी ये बंदा जो है वो अपने व्यवसाय को स्थापित करते हैं और क्या करते हैं, ये पूंजी लेके आते हैं, ठीक है। ये पूंजी भी लेके आते हैं और अपनी चतुरार्थ का प्रयोग यानी अपनी बुद्धि का प्रयोग करके प्रबंध करते हैं, उसको संचालन करते हैं तथा लाभ हानि को स्वयं ही ये अधिकारी होते हैं। प्रॉफिट हुआ था इनका, लॉस हुआ था इनका, यानी सिंगल ऑनरशिप इसमें होती है। तो एकल स्वामी का मतलब अकेले सारे जो क्रियाएं हैं वो करते हैं, पूंजी लाना, प्रबंधन करना और व्यापार को ऑपरेट करना सभी इन्हीं को होता है। बट ये नहीं है कि अकेले ही काम कर सकते हैं, अपने सहायक मजदूर या किसी को रख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। ऐसे व्यवसाय को एकाकी व्यापार
यानी सोल ट्रेडर व्यापारी कहते हैं, क्या कहते हैं, एकाकी व्यापारी, तथा ऐसी व्यवसाय को ही एकाकी व्यापारी कहते हैं। मतलब जो इसको चलाते हैं उसको एकाकी व्यापारी कहते हैं, और इस व्यापार को जो हम लोग कहते हैं, इस व्यवसाय को हम लोग क्या कहते हैं, एकाकी व्यापारी, यानी सोल ट्रेड। और सोल ट्रेडर का मतलब है जो सोल ट्रेड को चलाने वाले व्यक्ति को सोल ट्रेडर कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल यही बात है। आगे आते हैं, फिर देखेंगे हम लोग यहाँ यहाँ पे यह बात समझ लेना आवश्यक है कि एकाकी व्यापार का अभिप्राय कदापि ये नहीं कि अकेले व्यक्ति ही व्यापार की सभी क्रियाओं को संचालन करें। क्या ये जरूरी नहीं है कि सोल ट्रेड आपको है तो अकेले ही सभी कार्य को ये कर सकते हैं, बट इनके लिए क्या है, पूंजी अपने लाना है, और इसको स्थापित भी कहते हैं, प्रबंधन ऑपरेटर ऐसे नॉर्मली ये कहते हैं। लेकिन अपनी जो एक्टिविटी क्रिया उनके लिए ये अन्य व्यक्तियों को साथ में सहायता ले सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत उससे नहीं है। ठीक, व्यावसायिक संगठन की यह अवधारणा को स्वामित्व की ओर संकेत करता है। व्यवसाय की जो यह अवधारणा है, सोल ट्रेड का जो अवधारणा है, वह क्या करती है, स्वामित्व की ओर, ऑनरशिप की ओर संकेत करती है। मतलब यह जो व्यवसाय है, जैसे आपके पास में जो दुकान होंगे उसे क्या कहेंगे, सोल ट्रेड कहेंगे, यदि वो अकेले ही रखते हैं। कभी कभी आप देखते हो उनके पास नौकर भी रहते हैं। ठीक है, यानी एक व्यक्ति का व्यापार है, तो एकांकी व्यापार सोल ट्रेड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो वो पूछेंगे। यदि आपको पूछ दे कि सोल ट्रेड में वो क्या कार्य अकेले कर सकते हैं या किसी अन्य को रख सकते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है क्रियाएं संचालन करने के लिए वो रख सकते हैं, बट पूंजी इन्हीं का होगा। ध्यान रखेंगे, पूंजी इन्हीं का होगा, स्थापित ही अपने करेंगे, प्रबंधन भी ये करेंगे, ऑपरेटिंग भी इन्हीं को करना है, और प्रॉफिट भी नहीं करना। लेकिन ऑपरेटिंग में ये सहायता ले सकते हैं, किसी को रख सकते हैं। इतनी आपको ध्यान में रखनी है सोल ट्रेड में। ठीक है, चलिए किन्हीं को कोई क्वेश्चन है सोल ट्रेड से तो वो बताएंगे। बारी बारी से इसकी हम लोग जो विशेषताएं हैं वो की पॉइंट आपको याद रखना है। तो सोल ट्रेड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। अब देखते हैं, एकाकी व्यापारी व्यापार में अन्य लोगों की सहायता ले सकती है, कर्मचारी नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन अंतिम उत्तरदायित्व एकाकी व्यापारी का ही रहता है। वहीं जो हमने आपको पीछे बताया कि जो सोल ट्रेड है, सोल ट्रेड में क्या है कि व्यक्तियों से सहायता ले सकते हैं, लोगों को रख सकते हैं, नियुक्ति कर सकते हैं, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो सोल ट्रेडर का ही होगा, एकाकी व्यापारी का ही होगा। दूसरी मुख्य बात की पूंजी के संबंध में एकाकी व्यापारी एक ही व्यक्ति की पूंजी होने का अभिप्राय यह है कि पूंजी में अन्य किसी व्यक्ति की भागीदारी ना होगी। सोल ट्रेड में आपको मेन जो फीचर्स आपको यही ध्यान में रखना, सब पूंजी इन्हीं का होना चाहिए। यदि कोई और पूंजी लगा देते हैं साथ में तो वो तो पार्टनरशिप में चला जाएगा, ये आपको अच्छे से पता है। ठीक है, तो सोल ट्रेड में क्या है, पूंजी इन्हीं का होगा, पूंजी किन्हीं और को लगाने की आवश्यकता नहीं है। अकेले व्यक्ति लगाएंगे तो उसे हम लोग सोल ट्रेड कहते हैं। ऋण के रूप में आवश्यक वित्त प्राप्त करने का कोई प्रतिबंध नहीं है। मतलब सोल ट्रेड है तो ये नहीं होगा कि आप ऋण लेना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, इस पे कोई प्रतिबंध नहीं है। तो इन सभी फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। अब एकांकी व्यापार की जो स्वामित्व है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, उसके लक्षण को देखेंगे जो हमने अभी पीछे समझा, उसी में से की पॉइंट को ध्यान में रखना है। एकांकी व्यापार के जो मुख्य लक्षण है वो एकांकी स्वामित्व होते हैं, माने इंडिविजुअल ऑनरशिप। क्या है, जो ऑनरशिप है वो व्यक्तिगत होगी, यानी किसी एक का ही होगा, कोई एक व्यक्ति का ऑनरशिप होगा। ठीक है, वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है सोल ट्रेड यानी एकाकी व्यापार का प्रथम महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं कि एक ही व्यक्ति का स्वामित्व होता है तथा सारी संपत्ति साधनों का अकेला स्वामी होते हैं। ये आपको अच्छे से अभी याद हो गया होगा। ठीक है, सोल ट्रेड में क्या है, उन्हीं का पूंजी होगा, वही स्वामी होंगे, एक ही व्यक्ति, और एक ही व्यक्ति सारी चीजों को रिस्पॉन्सिबिलिटी करेंगे, सारी संपत्ति उन्हीं का होगा। अब मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो सेकंड पॉइंट जो है वो मैनेजमेंट पे आ जाता है। वो देखते हैं, सोल मैनेजमेंट है। ठीक है, सोल मैनेजमेंट एकाकी व्यापार को करेंगे हम लोग। आगे देखते हैं, एकाकी व्यापार में स्वामी ही साधारणतः प्रबंधक का कार्य भी करते हैं, लेकिन व्यवसाय क्षेत्र बढ़ जाने पे वह प्रबंधकों को नियुक्ति कर सकते हैं। यहाँ विशेष बात यह है कि प्रबंधकों द्वारा किए गए कार्य की जो लायबिलिटी होगी वो ऑनर
स्वयं होंगे, जो सोल ट्रेडर होंगे उन्हीं के उत्तरदायित्व होगा। तो सिंपल ये नहीं समझना है कि सोल ट्रेड में अकेले ही सारी काज को करना है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, सहायता ले सकते हैं, प्रबंधन में अपनी नियुक्ति कर सकते हैं। तो इन सभी पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी किन का होगा, सोल ट्रेडर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। तो चलिए यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया होगा, जो क्योंकि ये जो पॉइंट हमने पढ़ा वो पीछे सेम थिंग थे। तो अब आपको जितनी बार रिपीटेड होंगे उतनी ज्यादा आपको याद होने की ज्यादा संभावनाएं रहेगी। तो इन चीजों को ध्यान में आपको रखना है। चलिए आगे आते हैं, किन्हीं को कोई डाउट रहेगा स्लाइड बाई स्लाइड वो पूछते चलेंगे। असीमित दायित्व, ये मेन फैक्टर्स है, हमेशा एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में आपको देखने को मिला है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं असीमित दायित्व के बारे में देखते हैं। मतलब जो सोल ट्रेडर्स होंगे, यानी एकाकी व्यापार की बात करते हैं, एकहरा जो एक एकल व्यापार की बात करते हैं, क्या है एकल व्यापार की। सोल ट्रेड में क्या है कि जो लायबिलिटी है वो आपको असीमित होगी। क्या है, असीमित। यदि लॉस हो गया, सोल ट्रेड आपने खोल रखा है, मान लेते हैं कि 10 लाख लगा के आपने एक कपड़े की दुकान खोली और आपका बिजनेस नहीं चला और सामानें आपकी खराब हो गई, 6 महीना 10 महीना चेक करते रहे और आपकी शॉप नहीं चली, तो उसमें क्या होता है, जितनी भी लॉसेज होगी वो आपको देना पड़ेगा। और 10 लाख के अपने सामान लाए तो कैश में तो लाया होना नहीं होंगे, क्रेडिटर से उधार पे भी लिए होंगे कुछ, तो उनको भी चुकता करने के लिए आपको अपनी निजी संपत्तियों का क्या है, बीच के भुगतान करना पड़ सकता है। तो सोल ट्रेड इसलिए रिस्की था। और अब तो इसकी फॉर्मेट कम है मैंने, लेकिन उतनी वाइड रेंज पे लोग इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। जितना तक इनकम होते रहता है उतना तक ही लगाते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। कंपनी में क्या है, एक ही बार में 10 करोड़ की कंपनी खोल दी जाती है, तो उसमें तो अपनी पर्सनल संपत्ति बिकने वाली नहीं है। तो इसलिए ये फॉर्मेट है, फिर आगे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, तो अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे थे असीमित दायित्व, क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। आपकी जो लायबिलिटी है वो अभी अनलिमिटेड है, ये ध्यान में रखना है। अकेले आप व्यापार कर रहे हैं, ठीक है। एकांकी व्यापार का दायित्व व्यवसाय में विनियोजित पूंजी से अधिक होता है। विनियोजित मतलब कि आपने एक व्यापार व्यवसाय खोला, ठीक है, इस व्यवसाय में 5 लाख की एसेट्स है, ठीक है, सारी चीज लगाए हैं, और आपकी जो लोन हो गया वो 10 लाख की हो गया। तो जो इन्वेस्टमेंट पूंजी से क्या है, अधिक हो जाती है। जो दायित्व है, लायबिलिटी है, आपको जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया उससे अधिक हो जाएगी। अर्थात व्यवसाय में अधिक हानि हो जाए और व्यवसाय की संपत्तियों से दायित्व का पूरा भुगतान करना संभव न हो, तो ऐसे एकांकी व्यापारी की न केवल घरेलू संपत्ति का प्रयोग व्यवसाय के दायित्व को भुगतान के लिए किया जाएगा, बल्कि उनके व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायित्व ठहराते हुए दिवालिया भी घोषित कर कर दी जाएगी। तो सिंपल यहाँ पे आपको असीमित याद जो रखना है, वो नॉर्मली जो एकल व्यापारी यानी सोल ट्रेड की जो दायित्व है, लायबिलिटी है, वो असीमित है। इतना ही याद रखना है। बाकी तो ये आगे वाली चीजें हैं कि यदि आपने आपके पास लायबिलिटी अधिक हो गई, मान लिया कि आपके पास जो संपत्ति दुकान का है वो 5 लाख का है और आपके पास लोन 10 लाख ले रखा है और आपका व्यवसाय नहीं चल रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपकी लायबिलिटी है वो असीमित है और जितना आपने पूंजी लगाया वहां तक लिमिट नहीं है, आपकी घर की संपत्ति को बेच के रिकवरी की जाएगी। तो जो लायबिलिटी है इसमें असीमित है, ये आपको याद रखनी है। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका व्यवसाय के चयन की स्वतंत्रता। अब इसमें अकेले बंदा है और आपको मन हो तो भाई मोदी जी बोले पकौड़े की दुकान खोल लीजिए, ठीक है, या तो चाय की दुकान खोल लीजिए। अभी तो भाई बहुत सारे बीकॉम चाय वाले भी देखने को मिल रहे हैं। तो व्यवसाय की चयन की स्वतंत्रता है। अब स्वतंत्रता इसलिए है ना कि अकेले जो इच्छा करे वो कर सकते हैं, तो वो अच्छे से काम कर सकते हैं। तो एकल में यही आपको बेनिफिट है कि व्यवसाय की चयन की आपको स्वतंत्रता है। एकांकी व्यापार अपनी इच्छा अनुसार किसी भी व्यवसाय को चुन सकते हैं, या तो आप पकौड़ा बेच लीजिए, या तो रिफाइनरी की कंपनी खोल लीजिए, ठीक है, या तो फिर आप सर्विसेज देना स्टार्ट कर दीजिए, या तो आप फिर आगे चल के टीचर्स बनेंगे तो अपनी सर्विसेज देंगे। यानी एकल के रूप में है कि जो आपको इच्छा करे वो चूज कर सकते हैं। व्यवसाय के अन्य स्वरूपों में अनेक लोग की राय लेनी पड़ती है, जैसे पार्टनरशिप है, तो पार्टनरशिप में 2 3 4 लोग रहेंगे ना, तो सबको कॉम्बिनेशन पूछना पड़ेगा, क्या यह करना ठीक है या इसमें पूंजी लगाओगे। लेकिन एकल में क्या है भाई, 10 रुपया का है तो पान गुटखे की दुकान खोल लेते हैं। तो वहीं इसमें आसानी होती है, क्या है कि व्यवसायिक चयन करने की इसमें स्वतंत्रता
होती है। इस प्रकार अन्य लोगों का दबाव ना होने के कारण वह अपनी रुचि के अनुसार व्यवसाय का चुनाव करते हैं। भविष्य में आवश्यकता पड़ने पे बिना किसी कठिनाई से उसमें परिवर्तन कर लेते हैं। ठीक है, अब स्टार्टिंग में 10 रुपए की गुमटी खोल लिए थे, तो अब भाई आपकी शादी होने वाली है, तिलक लेना है, तो क्या करेंगे, थोड़ा सा दुकान खोल लेते हैं, शॉप खोल लेते हैं, अकेले कपड़े की दुकान खोल लेते हैं। तो इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। जब बहुत सारे लोग होंगे आपके पार्टनरशिप में या अन्य में, तो सबकी सहमति जरूरी रहता है आपको कोई भी निर्णय लेना है या आपको चेंज करना है तो। लेकिन एकल स्वामित्व में ऐसा नहीं है, आज नहीं दुकान चला तो ये बंद करके दूसरा दुकान हम लोग खोल लेते हैं। चलिए, गोपनीयता की बात करते हैं, सिक्योरिटी की बात करते हैं। तो इसमें अकेले हम है तो गोपनीयता हम ही के पास है ना, ना तो किसी को कुछ कहेंगे ना किसी को जानकारी होगी, तो गोपनीयता 100% रहती है, बशर्ते आप ज्यादा नहीं बोलते हैं तब। यानी दोस्तों के साथ बैठ गए तो भाई बता दिए कि भाई शाम में तो आज 5,000 का प्रॉफिट हुआ, तो फिर 10% 20% तो वो दारू आपसे पी जाएंगे, खा जाएंगे, नाश्ता कर लेंगे। तो ये गोपनीयता की सिक्योरिटी जो है, वो गोपनीयता जो किसमें है, वो आपको एकल स्वामित्व में है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो जो फीचर्स पॉइंट है वो आपको याद रखना है। एकांकी व्यापार की और एक और विशेषता है जो व्यवसायी संगठन के अन्य स्वरूप में देखने को नहीं मिलता है, माने इसके अलावा नहीं देखने को। एचयूएफ कहेंगे तो बहुत सारे लोग रहते हैं, पार्टनरशिप कहेंगे, कंपनी कहेंगे तो उसमें से बहुत सारे लोग रहते हैं जो बातें लीक हो जाती है। बट एकल में इसकी संभावनाएं कम है, गोपनीयता पूरी इसमें रहती है। व्यवसाय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों की जानकारी केवल स्वामी को ही होता है तथा कोई बाहरी पक्ष इसमें अनुचित लाभ नहीं ले सकता है। क्या है, व्यवसाय में कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्या रिटर्निंग हो रहा है, किस तरह से सेल कर रहे हैं, क्या चीटिंग कर रहे हैं, क्या आप वो सेवाएं दे रहे हैं, वो सिर्फ ऑनर्स को ही इसमें पता रहता है। तो गोपनीयता भी इसकी एक विशेषताएं है। चलिए, अब आगे हम लोग देखते हैं कि नहीं कोई डॉट है तो वो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, बाकी जो पॉइंट है वो याद रखेंगे। व्यवसाय की पृथक वैधानिक अस्तित्व नहीं होता। अब नो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब जो कानूनी रूप से ये अपना अस्तित्व नहीं, रजिस्ट्रेशन करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो नहीं कीजिए। व्यवसायी संगठन के इस स्वरूप में व्यवसाय और व्यवसाय में कोई अंतर नहीं होता। क्या, पृथक वैधानिक अस्तित्व मतलब जो व्यवसाय एकल खोलते हैं उसमें आपको क्या है, अलग नहीं होता। जैसे कंपनी में हमने क्या पढ़ा है, सेपरेट लीगल एंटिटी पढ़ते हैं, क्या नहीं, दोनों मालिक अलग और कंपनी अलग होते हैं। बट इसमें क्या है, दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, दोनों एक ही होते हैं। यानी मालिक की जो लायबिलिटी है वही लायबिलिटी क्या है, ऑनर्स का है। ठीक है, जो ये कंपनी का या दुकान का लायबिलिटी है वो इन्हीं का, कंपनी नहीं कहेंगे, एक दुकान कहेंगे। ठीक है, तो वही अपना यहाँ पे देखना था, इनका अलग अस्तित्व नहीं होता है। व्यवसायिक संगठन के प्रारूप में व्यवसायी को कोई अंतर नहीं होता है। व्यवसाय का व्यवसाय से अलग कोई वैधानिक अस्तित्व नहीं, तो जो संपत्ति व दायित्व व्यवसाय के हैं वही व्यवसाय के ही होते हैं। मतलब ओवरऑल जो यदि आपने खोला है तो जो कम आपके दुकान पे लायबिलिटी है वही लायबिलिटी आप पे, जो दुकान की संपत्ति है वो आपकी संपत्ति, आपकी संपत्ति वो दुकान की संपत्ति आपकी है, व्यवसाय की संपत्ति है। ठीक है, अतः सभी व्यापारिक गतिविधियों के लिए वह स्वयं ही उत्तरदायी होगा, ना कि व्यवसाय। यानी जितनी भी एक्टिविटी की रियायत होगी वो स्वयं ही लेवल होंगी। तो यानी पृथक वैधानिक अस्तित्व नहीं होता, इसका कोई अलग से अस्तित्व कंपनी यानी जो दुकान आपने खोल रखी है एक सोल ट्रेडर, उसका अलग से कोई वैधानिक अस्तित्व नहीं है, क्योंकि इसमें आपको अलग से इसका सेपरेट इंटिटी नहीं है, इसकी जो लीगल्स हैं वो अलग से अधिकार इसका नहीं देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो कभी कमेंट आप लोग लिखा करें जिससे पता चले कि हाँ जागे हुए हैं। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा, नोट भी साथ में करते हैं या फिर पीडीएफ से काम चल जाता है आप लोग का? तो पीडीएफ आपको वहां से डाउनलोड करना है स्टडी मटेरियल्स में, तो उससे काम चलता है, या जो लिखा हुआ है उसको साथ में नोट भी करते चलते हैं? कमेंट करके बताइएगा। डॉली जी, नीतीश कुमार, पूजा सिंह, सभी लोग कमेंट करके एक बार बता दीजिए, सो गए हैं या इधर देख रहे हैं? चलिए जल्दी से कमेंट करेंगे। नोट्स भी बना रहे हैं सर जी, अच्छा, तब तो नोट्स बना रहे हैं तो थोड़ा सा तो भाई स्लो में पढ़ाना पड़ेगा ना।
ठीक है। यदि नोट्स बना रहे हैं तो थोड़ा सा स्लो में, ऐसे पीडीएफ आप, अच्छा ठीक है ना, नोट्स बनाते हैं तो मेन फैक्टर जो ये पॉइंट होती है ना वो लिख लेंगे, और मेन जैसे फैक्टर्स है कि सेपरेट लीगल एंटिटी की अभी हमने आपको पढ़ाई, तो इसमें आपको ये ध्यान में रखना था कि ये जो ऑनर्स हैं और जो व्यवसाय है दोनों का अलग अलग अस्तित्व नहीं होता, इतना से ही काम चल जाता है, और इस दोनों की जो लेबिलिटी है वो सेम हो जाता है। तो कुछ इस तरह से भी बना सकते हैं, बाकी आपको जैसा सुटेबल लगे उस तरह से कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो आगे अब हम लोग देखते हैं अविभाजित जोखिम। जोखिम क्या है? डिविजुअल्स नहीं है, अनडिवाइडेड रिस्क होते हैं सोल ट्रेड। मैं पॉइंट लिख रही हूँ, चलिए ठीक है। हाँ, जिनको जैसे सुटेबल्स है वो लिखेंगे, और नोट करते हैं तो थोड़ा सा हम लोग आराम से और पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए पॉइंट नोटेड कर लेते हैं बिल्कुल। अविभाजित की बात करते हैं हम लोग कि अविभाजित अनडिवाइडेड रिस्क की बात करते हैं, बाकी तो डिटेल में तो आपको पीडीएफ में है ही, ठीक है, पीडीएफ तो अपलोड हो ही जाता है। आगे देखते हैं एकांकी व्यापार। हाँ हाँ, इसीलिए आप लोग जब नोट करते हैं इसीलिए कमेंट ओपन करके टाइप करना बेटर फील नहीं करते होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पूरा स्क्रीन में चला था ना, जब टाइप करने के लिए खोलते हैं तो पूरा स्क्रीन में आ जाता होगा, या तो फिर पोर्ट्रेट मोड में करेंगे तब वो आता है, लेकिन पोर्ट्रेट मोड में फिर छोटा दिखता है मोबाइल। चलिए कोई नहीं, अब हम लोग आते हैं अनडिवाइडेड रिस्क की बात करते हैं। ठीक है, अनडिवाइडेड रिस्क का मतलब हुआ कि जो आपको जोखिम है वो अविभाजित है, मतलब जो व्यापारी थे यानी एकल जो स्वामी है, सोल ट्रेडर है, उन्हीं को वो रिस्क बियर करना होगा। एक व्यापारी के लाभ तथा हानि दोनों का संबंध केवल स्वामी से होता है, पट्ट भी उसी का और चित्त भी उसी का, मतलब लाभ भी होगा तो व्यापारी का ही होगा, हानि भी होगा तो व्यापारी का ही होगा, यानी सोल ट्रेडर का ही होगा। तो ओवरऑल, ओवरऑल का मतलब, कहने का मतलब इसका यह है, अविभाजित का मतलब इसमें यह हुआ कि जितनी भी रिस्क होगी या जोखिम जो आपका है वो आपको ही बियर करना पड़ेगा, इसमें आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, क्या है, इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। जैसे पार्टनरशिप में थी तो 3 व्यक्ति है तो जितनी लॉस होगी 3 भाग में बढ़ता है, लेकिन यहाँ क्या है, अकेले तो आप मालिक थे ना, लाभ हुआ तो बहुत मुस्कुरा मुस्कुरा ले रहे थे, ठीक है, अब आपकी हानि हुआ है तो उदास हो गए, तो कोई उपाय नहीं, आप ही को ये बियर करना पड़ेगा, इसकी ये भी विशेषताएं हैं। ठीक है, ही गेन्स ऑल एंड रिस्क ऑल, क्या है, ही गेन ऑल एंड रिस्क ऑल, क्या है, वह लाभ भी पूरा प्राप्त करेंगे और जोखिम भी पूरा प्राप्त करेंगे। अविभाजित, अविभाजित जोखिम इसकी भी एक विशेषताएं हैं या पॉइंट है, वो हम लोग देख रहे थे। ठीक है, तो अनडिवाइडेड, सॉरी, सोल ट्रेड के बारे में अभी हम लोग पढ़े, एकल व्यापार को पढ़ रहे थे। ठीक है, अब चलते हैं आगे, हम लोग चलते हैं, कोई नहीं, सिंपल, आगे देखेंगे कुछ विशेष व्यवसायों के लिए युक्त होते हैं, क्या है, सुटेबल फॉर सम स्पेशल बिजनेस। कुछ विशेष व्यवसायों में जहां व्यक्तिगत सतर्कता एवं सेवा की जरूरत होती है वहां केवल एकाकी व्यापार ही प्रारंभ किया जा सकता है, मतलब कुछ ऐसे व्यवसाय हैं जहां पे आपको एकल ही काम चलेगा। ठीक है, एकल ही काम चलते हैं। कुछ विशेष व्यवसाय जहां व्यक्तिगत सतर्कता या सेवाएं की जरूरत होती है, जैसे आपको खोलना है ब्यूटी पार्लर, तो अकेले से भी तो काम चल जाता है ना। अभी मस्त ब्यूटी पार्लर खोल के, अभी तो शादी का लगन है, दुल्हन को खूब सजा रहे हैं, दूल्हे को खूब, दूल्हा तो खैर कम सजते हैं, बट दुल्हन को तो खूब सजाया जाता है। ठीक है, आदि व्यक्ति की सेवाओं को अधिक महत्व, जैसे आपको मिठाई की दुकान हो जाते हैं, या सिलाई की, सिलाई वाली कार्य का सिंपल देखते हैं ना कि एक ही आदमी ऐसे काम कर लेते हैं, कृषि में भी देखते हैं कि एक आदमी काम कर लेते हैं, तो ये सब जो कुछ विशेष व्यवसाय थे उसमें अकेले ही, एकल व्यवसाय ही काम करते हैं, तो इसमें कुछ उतना चीजें नहीं है, बट ध्यान में रखेंगे। ठीक है, व्यवसाय की निरंतरता का अवधा क्या है, अभाव, व्यवसायिक निरंतरता का अभाव, चूंकि व्यवसाय एवं स्वामी का अस्तित्व एक है, आपको पता है कि जो इसमें व्यवसाय है और स्वामी है दोनों का अस्तित्व एक है, तो एकल स्वामी की मृत्यु होने पे या पागल होने पे या जेल बंद हो जाने पे, किसी प्रकार की बीमारी, दिवालिया घोषित होने पे क्या हो जाता है, आपकी जो व्यापार है वो बंद हो जाती है, यानी व्यवसाय की निरंतरता का इसमें अभाव है। बट
कंपनी की बात करते हैं हम लोग, तो कंपनी क्या है, एक ऑनर जाएंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएंगे, तो कंपनी बंद नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे जो है वो निरंतरता का अभाव होता है सोल ट्रेड में। चलिए, तो नॉर्मल चीजें हैं कि व्यावसायिक निरंतरता का अभाव किस तरह से हो सकता है। ऑनर मर गए तो एक ही व्यक्ति का तो ऑनरशिप था ना, तो वो अपना कहानी खत्म हो जाता है। आगे अब हम लोग चलते हैं। अब जो हमने फीचर्स देखे थे, लक्षण देखे थे, उसको एक बार रिकॉल करने के लिए एक जगह आपको है कि एकल व्यापारी में जो स्वामित्व होता है वो एकाकी होता है, माने एकल होता है। ठीक है, क्या है, अकेला ही ऑनरशिप होता है। अकेले ऑनरशिप तो प्रबंध भी आपको अकेले करना होता है, बट आप क्या है, रख सकते हैं सहायता के लिए। ठीक है, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो आपकी होगी। इनका जो दायित्व होता है सोल ट्रेड का, वो असीमित होते हैं। क्या होते हैं, असीमित होते हैं। फोर्थ नंबर का, व्यवसाय के चयन की स्वतंत्रता होती है। सोल ट्रेड में तो मस्त ऑप्शंस होते हैं। आज हमने पान गुटखा की दुकान खोली है तो कल हम लोग बाटा की दुकान खोल लेंगे अकेले। ठीक है, या शॉप क्या कहते हैं कि मिठाई की दुकान खोल लेंगे, सिलाई की दुकान खोल लेंगे, जो भी आपका है कि या बाइक रिपेयरिंग का दुकान खोल लेंगे। ठीक है, और इसमें क्या है कि पृथक अस्तित्व नहीं होता है। व्यवसाय का जो व्यवसाय है उसका क्या है, अपना एक वैधानिक अस्तित्व नहीं है। ऑनर्स और व्यवसाय दोनों सेम होते हैं। अविभाजित जोखिम इनका है। इनका जो रिस्क है वो आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं। कुछ विशेष व्यवसायों के लिए उपयुक्त है, यानी जो ऐसे व्यवसाय जहां पे एकल ही काम कर सकते हैं उनके लिए उपयुक्त है। जैसे सिलाई मशीन की दुकान देखते हैं। व्यावसायिक निरंतरता का अभाव, इसमें क्या है, व्यावसायिक निरंतरता का अभाव हो जाती है क्योंकि व्यवसाय कंटिन्यू सोल वाले नहीं होते हैं। जैसे ही उसके ऑनर्स का डेट होता है, किसी प्रकार की बाधाएं आ जाती है तो वो बंद आसानी से हो जाते हैं। निरंतरता का इसमें अभाव देखा जाता है। चलिए, तो यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत, जो विशेषताएं फीचर्स पढ़े, लक्षण पढ़े, उसमें कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको लगे कि पूछ लिया जाए तो कमेंट करके पूछेंगे। ठीक है पूजा जी, आगे हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे और थोड़ा सा हम लोग को तो लंबा पढ़ना पड़ेगा ना, समय अपने पास कम है। कोट उट कुछ स्टे लगाते हैं तब तो पर्याप्त समय मिल जाएगा, लेकिन ऐसे तो थोड़ा सा पढ़ना ही पड़ेगा। अच्छा, 6 नंबर। अच्छा ये, चलिए 6 नंबर देखते हैं हम लोग, डॉली जी। 6 नंबर देखते हैं, क्या है, व्यवसाय का पृथक अस्तित्व। ये अपना क्या है, व्यवसाय है। ए शॉप, शॉप का नाम क्या है, ए शॉप है। क्या है, शॉप का नाम है ए शॉप। ठीक है, ये अपना शॉप है। तो खिड़की अंदर से दे दी, कोई नहीं। ये अपना क्या है, शॉप है। और ये है मालिक सोहन लाल, इसके ऑनर है। ये क्या है, ऑनर है। ये अपना सोल ट्रेड है। ठीक है, इधर हम लोग देखते हैं, ये अपना क्या है, कंपनी है। क्या है, इधर जो हम लोग बना रहे हैं ए लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, तो कंपनी में भी तो कोई ऑनर होंगे ना। तो यहाँ पे आते हैं सोल ट्रेड पे, हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो सोल ट्रेड पे। तो यहाँ पे जो लिखा हो, व्यवसाय का पृथक वैधानिक अस्तित्व नहीं है, मतलब जो लीगल जो है वो, जो ये शॉप का कोई अपना अस्तित्व नहीं है। इसका अपना अस्तित्व नहीं है, इसका जो अपना अस्तित्व आपका नहीं है। क्या, ये शॉप का कोई वैल्यू आपका नहीं है। जो भी लायबिलिटी होगा वो क्या है, इनका जो अस्तित्व और इनका ऑनर का अस्तित्व, इनका अस्तित्व जो है और ऑनर का जो अस्तित्व है, दोनों सेम है, अलग अलग नहीं है। यानी ए शॉप की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, लायबिलिटी जितनी भी लोन होगी वो सेम ऑनर का हो जाएगा। जितना शॉप का यदि लायबिलिटी 10 रुपया का शॉप पे लोन है, तो वो लोन किन पे हो जाएगा, ऑनर पे हो जाएगा। कंपनी में ऐसा नहीं है कि कंपनी में मान लेते हैं कि हम जो कंपनी की बात करते हैं, 5 रुपये के साथ हमने कंपनी स्टार्ट किया और कंपनी पे 10 रुपया का लोन हो गया। ठीक है, 10 रुपया की लोन हो गया, अब चुकता करने की बारी आई है, तो ये जो ऑनर थे वो अपना 5 रुपया ही देंगे, जितनी इन्होंने कैपिटल लगा रखा था उतना ही देंगे। अब ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जो है वो कंपनी का अपना अलग अस्तित्व होता है कि कंपनी अब भाई पे करेगा,
मेरा जितना कैपिटल है उतने तक है। बट ऑनरशिप में यहाँ पे देखेंगे, सोल ट्रेड में ऑनरशिप में है कि यदि आपने 8 रुपये के साथ व्यवसाय को स्टार्ट किया था और आपके पास 10 रुपया के लोन हो गया व्यवसाय पे, तो आपको 10 रुपया पे करना पड़ेगा। मतलब ये व्यापार का कोई अस्तित्व नहीं है, व्यापार आपकी रिस्क को बियर नहीं करेंगे, ठीक है। यही है कि जो वैधानिक एक हुआ ना, कि यहाँ पे देखें कि जैसे 5 5 रुपया जो है वो कौन कंपनी पे करेगी, ये तो अपनी कैपिटल के साथ। यहाँ पे ऐसा नहीं है, जो भी लोन आपके व्यापार पे है वही लोन आप पे है। मतलब ऑनर्स और शॉप दोनों एक हैं, पृथक नहीं है। पृथक माने अलग अलग नहीं है। व्यवसाय और ऑनर जो है वो अलग अलग नहीं है, दोनों सेम है। समझ में आ गया? व्यवसाय और ऑनर दोनों सेम है सोल ट्रेड में। जब कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी अपनी अलग होती है, कंपनी का अपना अलग मोहर होता है। क्या होता है? कंपनी का अपना अलग मोहर और साइन चलती है। और ऑनर्स कंपनी में डेट भी हो गए तब कंपनी चलता रहता है, क्योंकि इनका अलग से रजिस्ट्रेशन, इनका अलग से अस्तित्व है कि ये लिमिटेड ये कंपनी है। जो भी आप डील कोई करेंगे कंपनी के साथ, कंपनी की बात कर रहे हैं तो वो कंपनी से आप डील करते हैं, ना कि ऑनर से। बट सोल ट्रेड में यदि आपने सोल ट्रेडर से डील किया है, मतलब जो कंपनी से यदि डील किया, यहाँ पे जो दुकान से डील किया, वही डील आपको ऑनर से माना जाता है। सेम एज इट इज होता है, इनका अलग अलग नहीं होता। यानी व्यापार का जो अस्तित्व अलग नहीं है और ऑनर का जो अस्तित्व अलग नहीं है। अब आपको समझ में आ गया होगा। यानी जो व्यवसाय है वही आपको इसकी ऑनर्स है, जो आपका व्यवसाय है एकल स्वामी में वही आपको सेम है, ठीक है। पृथक अस्तित्व नहीं का मतलब दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों सेम है। और जहां पे लिखा रहेगा कि पृथक अस्तित्व है, मतलब कंपनी की जो अलग है और ऑनर अलग होते हैं। चलिए, तो यहां तक क्लियर है। अब आगे देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो व्यापार एकल व्यापारी में जो व्यवसाय है वही आपका क्या है? ऑनर है। दोनों सेम है, अलग अलग दोनों नहीं है। चलिए, अब कुछ पॉइंट आपको एनसीईआरटी में देखने को मिला था, कोका कोला के बारे में लिखा हुआ था। तो सिंपल में भी चांसेस बन जाती है कि कभी कभी स्टोरी से भी पूछ लिया जाता है। तो थोड़ा सा हम लोग इस पे भी देख लेते हैं। कोका कोला जो कंपनी है वो अपना जॉर्जिया एटलांटिका की कंपनी थी। वो 8 मई 1886 में इसका स्थापना हुआ था। तो इसके बारे में थोड़ा सा दिया हो तो थोड़ा सा इसका ईस्वी उस्वी या जो इसको फाउंडर्स हैं उसके बारे में जान लेंगे। ऐसा कुछ है नहीं। और सेफ्टी तो जरूरी है ना, अब बीपीएससी है तो भाई कुछ छोड़ के चल नहीं सकते हैं। तो अभी तो हम लोग सोल ट्रेड को पढ़ रहे थे, तो वहीं यहाँ पे बताया गया कि कोका कोला का प्रारंभ में एकल स्वामित्व था। अभी तो कंपनी बन गई ना कोका कोला, अभी क्या हो गई? कंपनी हो गई है। पहले क्या था? एक आदमी ने बनाया था, कोई वैद्य थे, वो क्या शरबत बनाए थे, ठीक है ना। उसी शरबत को आज कोका कोला बन गया। तो उसी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ। कोका कोला जो स्टार्टिंग में क्या है? सोल ट्रेड थे, एकल स्वामी तो था, का व्यवसाय था। कोका कोला की शुरुआत जो हुआ था 8 मई 1886 को हुआ था। कब? 8 मई 1886 को अटलांट जॉर्जिया में हुआ था। कहाँ सा? अटलांटा जॉर्जिया में हुआ था। जो डॉक्टर जॉन स्मिथ पेंटावन एक अस्थाई औषधि निर्माता थे। कौन थे? स्मिथ पेंटा पेवे क्या है? पेवर्टन है। क्या है? पेवर्टन। जॉन स्मिथ, डॉक्टर जॉन स्मिथ पेवर्टन नाम था, जो एक औषधि निर्माता थे। कोका कोला के नाम से शरबत बनाया था। क्या किया था? पेवर्टन थे जो क्या बनाए? शरबत बनाए थे कोका कोला के नाम से। और इस उत्पाद को क्या किए थे? जे जे जेकब फार्म में ले गए और वहां पे इसको पीने के बाद अति उत्तम कहा गया और 5 सेंट प्रति गिलास बेचना यहाँ से स्टार्ट किए थे। धीरे धीरे ये अपनी साझेदारी बेचना, मैंने स्टार्टिंग का ये कोका कोला का स्टोरी दिया हुआ था कि सोल ट्रेड था और आगे चल के ये क्या हुआ? पार्टनरशिप में आए। अब अपनी पार्टनरशिप को पेवर्टन थे वो क्या करके बेच के चले गए। इनकी मृत्यु जब 1888 में हुई तो कुछ समय पहले कोका कोला को अपनी बची खुशी जो हिस्सा था वो आशा जी कैडरल को बेच दिए, ठीक है। और इन्होंने क्या कर लिया? इसे अपना व्यापार बना लिया, ठीक है। ये एंटावासी थे और
व्यवसाय के अन्य हिस्सों को खरीद कर 1 मई को द क्या किए, ये एडवर्टीजमेंट दिए। पहले क्या किए थे, पिवर्टन थे जिन्होंने एक औषधि डॉक्टर थे, क्या थे, डॉक्टर से औषधि निर्माता थे, और इन्होंने शरबत बनाई, और इनकी मृत्यु जब 1888 ईस्वी में हो गई, तब इन्होंने जो भी हिस्सा था वो बेच दिए, किसको, आशा जी कैडर को बेच दिया। अब आशा जी कैडर ने क्या किया कि 1 मई 1889 को, यानी 1 साल बाद, इन्होंने, कैडरल ने क्या किया, द एटलांटिका पत्रिका थी उसमें इसको विज्ञापन दे दिए, क्या है कि बुद्धिवर्धक है, स्फूर्ति आती है, ये सब करके वो ये विख्याति प्राप्त कर ली। फिर आगे चल के क्या हो गया था, एकल स्वामित्व प्राप्त हुआ था, इसके दो 2300 क्या किए, फिर आगे चल के $2300 का ये निवेश किए, और इसके बाद ये कंपनी के रूप में 1892 में जाकर जाकर कैडलर ने कोका कोला कॉरपोरेशन के नाम से कंपनी की संगठन कर ली। क्या, यानी ये आपको इसमें एग्जाम्पल जो दिया गया था कि सोल ट्रेड से जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ते गई, आपकी व्यवसाय का स्वरूप चेंज होते चला गया। ठीक है, वहीं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल थे, नाम थोड़ा सा याद रख लेंगे कि जो कोका कोला फाउंडर थे वो डॉक्टर जॉन स्मिथ पेवर्टन, जो औषधि निर्माता थे जिन्होंने शरबत बनाए थे, इनकी मृत्यु 1888 में हो गई थी, और इन्होंने जो शरबत बनाई 8 मई 1886 को ही, और 89 में पत्रिका में एडवर्टीजमेंट दिया, एटलांटिका पत्रिका में एडवर्टीजमेंट थी, जिससे वो बहुत ज़्यादा सेल होने लगी, और उसके बाद 1891 में इन्हें 2300 डॉलर निवेश करने की आवश्यकता पड़ी, और 1892 में जाकर यह कोका कोला कंपनी के रूप में गठित हो गई। यही एक स्टोरी था, मैंने ये आपको बताया गया कि सोल ट्रेड से आप अच्छे खासे आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे सोल ट्रेड के, यानी एकल स्वामित्व की हम लोग जो गुण है वो देख लेते हैं। इसमें सिंपल, अभी हमने जो विशेषताएं देखे वही गुण हो जाएगा, जैसे शीघ्र निर्णय ले पाते हैं, क्या क्विक डिसीजन ले पाते हैं ना। एकल स्वामी का जो व्यवसाय से संबंधित निर्णय लेना बहुत ही अधिक क्या है, स्वतंत्रता होती है, क्या होती है, क्योंकि इसमें दूसरों की सहायता की आवश्यकताएं नहीं होती, क्या, दूसरों की सहायता की आवश्यकताएं नहीं होती, बहुत अधिक स्वतंत्र होती है, तो शीघ्र निर्णय लेते हैं। सूचना की गोपनीयता रहता है, जैसे एकल व्यक्ति हैं तो हमारे पास जो व्यापार की जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास आएगी। प्रत्यक्ष प्रोत्साहन, प्रत्यक्ष प्रोत्साहन को देख लेंगे। प्रत्यक्ष प्रोत्साहन का मतलब, अभी जितना ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा उतना ज्यादा आपके पास उत्साह बढ़ेगा। जैसे यूट्यूब पे क्लासेस लेते हैं तो जितना ज्यादा लाइक या व्यू होते हैं उतना ज्यादा अच्छा लगता है देखने में और पढ़ाने में भी। ठीक है, तो वही हुआ कि प्रत्यक्ष प्रोत्साहन, क्या हुआ, प्रत्यक्ष प्रोत्साहन, जितना ज्यादा आपको बेनिफिट दिखेगा उतना ज्यादा आप में आत्मविश्वास बढ़ेगी, उतना ज्यादा आप कार्य करेंगे। ठीक है, उसी तरह से है कि उपलब्धि का एहसास, क्या है, जो भी उपलब्धि है वो आपको एहसास होगा, जैसे जैसे प्रॉफिट होगा आपका ग्रोथ होगा और आपको अचीवमेंट दिखेगी। ठीक है, एक तल्ले की मकान के साथ आपने 3 तल्ला का मकान बनाया तो उपलब्धि का आपको एहसास होती है इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं, स्थापित करने एवं बंद करने में सुगमता है। चलिए, एकल व्यक्ति हैं, आज हमें मन है तो भाई यूट्यूब बंद करके चले गए, अपनी ड्यूटी पे ही रहेंगे। ठीक है, या आपको मन है कि चेंज कर देना, कुछ टॉपिक चेंज कर लेनी है तो आप चेंज कर सकते हैं, तो इसमें किसी का कोई बाउंडेशन नहीं होते। तो एकल की यही आपको जो लाभ है वो आपको यहाँ पे बताया गया है। तो नॉर्मल चीजें है वो आपको ध्यान में होगा, और पीछे भी जो हमने पढ़ा है सेम एज इट इज यहाँ पे भी वही है। ठीक है, स्थापित करने में और बंद करने में सुगमता। ठीक है, तो उम्मीद है कि नोट कर लिए होंगे, फिर आगे हम लोग अब बढ़े। अच्छा, नोट करना हो तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल चीजें थी जो हमने पीछे पढ़ रखी है वही चीजें यहाँ पे भी है, ये नहीं कि विशेषताएं अलग हो जाएगी लाभ अलग। विशेषताएं का मतलब हुआ कि उसकी जो कुछ एक्स्ट्रा चीजें होती है। अब जो हम लोग देखते हैं सीमाएं, एकाकी व्यापार की क्या क्या सीमाएं होती है, तो सीमित संसाधन होते हैं। जैसे अब अभी हम हैं तो हमारे पास सीमित संसाधन है कि हम एक ही टॉपिक एक ही सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, या 2 सब्जेक्ट अभी तो पढ़ा रहे हैं ना बहुत डिमांड के बाद, नहीं तो नॉर्मली एक ही सब्जेक्ट में समय नहीं मिलता था, मतलब सीमित संसाधन है। अब ईपीएस पढ़ाने के लिए रवि सर को रखे हैं
तो वो देखिए वो भी 1-2 दिन से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो क्या है, जो संसाधन है वो हमारे पास सीमित था, अकेले थे तो सीमित था, एक और टीचर्स आए हैं तो अपने पास जो संसाधन की मात्रा बढ़ेगी, ठीक है। तो वहीं यहाँ पे है कि जो संसाधन है वो आपको क्या है, सीमित है। एकल व्यापारी में व्यवसायिक इकाई का सीमित जीवन काल है। क्या जीवन काल क्या होता है, जैसे वो पागल हो गए या इनका मृत्यु हो गए, यदि हमारी डेट हो जाती है तो अभी आपकी क्लासेस बंद हो जाएगी। तो वहीं क्या कहा जाता है कि व्यवसायिक इकाई का जो सीमित जीवन काल होती है, और इसमें जो लायबिलिटी है वह असीमित होती है। यदि आप कोई अकेले व्यापार कर रखी है और 5 लाख के सामान आपकी दुकान में है और 10 लाख का क्रेडिट है, तो वो जो लायबिलिटी है वो आपके लिए क्या है, असीमित दायित्व हो जाता है। क्लियर। चलिए, तो ये सब पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो अपने को पढ़ना वो संयुक्त हिंदू फैमिली, यानी एकल सोल ट्रेड हम लोगों ने समाप्त कर ली। अब आपको हिंदू संयुक्त हिंदू फैमिली को पढ़ना है। एक सेकेंड, एक सेकेंड वेट कर लीजिएगा, फिर आगे हम लोग इसको संयुक्त हिंदू फैमिली को देखते हैं। चलिए, तो हम लोग अब देखते हैं इसको। नहीं, कोई स्टूडेंट है, लगता है बहुत कॉल कर रहा था। तो अब हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त हिंदू फैमिली। थोड़ा सा रहने दे या इसको पढ़ दे, क्योंकि समय कम है तो थोड़ा सा हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। संयुक्त हिंदू फैमिली पिक्चर से आपको दिखाई दे रहा होगा कि जितने भी आपके परिवार हैं वो सभी लोग व्यापार में इंक्लूड होते हैं। पापा, दादा, दादी, चाचा, चाची, जो भी रिलेटिव हैं वो इंक्लूड करते हैं, उसी को हम लोग संयुक्त हिंदू फैमिली कहते हैं। और प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में जैसे आपको पता था कि जो अपनी आवश्यकताएं थी कम थी, व्यापार की जो आवश्यकताएं थी वो भी कम थी, तो सोल ट्रेड से चल जाता था। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी तो उसके बाद क्या है, संयुक्त हिंदू फैमिली का विकास हुआ, ठीक है। प्रोसेस बाय प्रोसेस, जैसे समय के साथ डिमांड बढ़ते गई उस तरफ से आपकी चीजें बढ़ती चली गई। अब हम लोग पढ़ते हैं सेकंड जो है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय को पढ़ेंगे। संयुक्त हिंदू परिवार पिक्चर से आपको समझ में आ गया होगा कि सभी लोग इस व्यवसाय को संचालित करते हैं। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय विशेष प्रकार का संगठन स्वरूप है। क्या, जो व्यवसाय है वो विशेष प्रकार का संगठन का स्वरूप है, केवल भारत में ही पाया जाता है। यह जो है वो केवल कहाँ, भारत में ही पाया जाता है। हमारे देश का सबसे पुराना स्वरूप है। क्या, यह जो है सबसे पुराना स्वरूप है। पुराने जो सीरियल देखते होंगे तो HUF वाली शॉप के दुकान को देखने को मिलता होगा, ठीक है। और अब देखते हैं, अब तो सीरियल्स देखने का टाइम भी नहीं मिलता है ना, छोटा टाइम में देखते थे तो इस टाइप का अपना बिजनेस रहता था, सभी लोग करते थे। तो आगे देखते हैं संयुक्त का हिंदू परिवार का जो व्यवसाय का अभिप्राय है, यानी जो अर्थ है उसको देखते हैं। उस व्यवसाय से है, क्या है कि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का अर्थ उस व्यवसाय से है जिसका स्वामित्व एवं संचालन एक संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्य करते हैं। क्या कहते हैं, एक संयुक्त हिंदू परिवार, क्या है, संयुक्त फैमिली उस व्यवसाय को चलाती है, सब मिलके मतलब चलाते हैं। इसका प्रशासन क्या है, हिंदू कानून के द्वारा होता है। ध्यान रखिएगा कि जो संयुक्त हिंदू परिवार जो व्यवसाय है HUF जो है वो अपना इसका जो कंट्रोल कौन करता है, हिंदू कानून के द्वारा की जाती है। परिवार विशेष में जन्म लेने पे ही वह व्यक्ति व्यवसाय का सदस्य बन जाता है। जैसे ही ये छेनू जन्म लिया और ये क्या आ गया, इस हिंदू परिवार का संयुक्त हिंदू जो व्यवसाय है उसका ये सदस्य बन जाता है, ठीक है। एवं 3 पीढ़ियों तक व्यवसाय का सदस्य बन क्या है, सदस्य रह सकता है, जो है 3 पीढ़ी तक, मतलब दादा, पापा और पोता, यानी 3 पीढ़ियां तक हुआ ना, बेटा तक होगा ना, दादा से लेके पोता तक आ जाते हैं। 3 पीढ़ियों तक ये व्यवसाय का सदस्य रह सकते हैं, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। जैसे ही परिवार में आप जन्म लेते हैं तो हिंदू अनडिवाइडेड व्यवसाय के आप मेंबर्स हो जाते हैं और 3 पीढ़ी तक आप सदस्यता आपकी रहती है। व्यवसाय पर परिवार के मुख्य नियंत्रण किनका होगा, हेड का होगा। जो भी आपका हेड है
उन्हीं का क्या है, नियंत्रण होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो परिवार का नियंत्रण किनके पास होता है, मुखिया के पास होती है, जो परिवार के सबसे बड़े सदस्य होते हैं एवं कर्ता कहलाते हैं। मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के जो नियंत्रणकर्ता होते हैं उसको हम लोग कर्ता कहते हैं। यानी जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो व्यवसाय है उसको कंट्रोल करते हैं, उसको जो संचालित करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्ता के नाम से जानते हैं। सभी सदस्यों का पूर्वजों की संपत्ति पे बराबर बराबर स्वामित्व होता है। जितनी भी आपकी एसेट्स होंगे वो ऑल मेंबर्स का जो ऑनरशिप होंगे वो इक्वल इक्वल होंगे, तथा उन्हें सह समासी भी कहा जाता है। जो इक्वल इक्वल होता है उसे सह समासी, यानी जितनी भी एसेट्स है उस पे सभी का जो कंट्रोल है वो इक्वल इक्वल होंगे। ये ध्यान में आपको रखना है। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पिक्चर से आपको समझ में आ रहा होगा कि एक शॉप है या एक आपकी व्यवसाय है, और उस व्यवसाय में आपकी सारी जो फैमिली का मेंबर्स हैं उसकी सभी लोग उसको संचालित करते हैं मिलके, और उसमें क्या है कि जो कंट्रोल है वो मेन हेड के द्वारा की जाएगी। और जैसे ही कोई व्यक्ति आपके परिवार में जन्म लिए वो उस व्यवसाय के ऑनर सदस्य हो जाते हैं, और उनकी सदस्यता 3 पीढ़ी तक चलती है। ये अपना हिंदू जो कानून है उसके थ्रू से दिया गया है। अब आगे आ जाते हैं, इसके निर्माण की बात करते हैं। जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के थ्रू ही है। तो निर्माण संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के लिए परिवार में कम से कम 2 सदस्य, क्या है, कम से कम कितना, 2 सदस्य, ये ध्यान में रखिएगा कि कम से कम 2 सदस्य एवं वह पैतृक संपत्ति से जो उन्हें विरासत में मिली हो उनका होना आवश्यक होता है। निर्माण आप लोग क्या इस तरह से कर सकते हैं, पैतृक संपत्ति आपका होगा और कम से कम 2 सदस्य होंगे। व्यवसाय के लिए किसी भी अनुबंध की आवश्यकता नहीं होते। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए कोई भी अनुबंध की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसमें सदस्यता जन्म के कारण मिलती है। क्या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो सदस्यता मिलेगी वो आपको जन्म के कारण ही मिलता है, या हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 द्वारा शासित होती है। कौन सा, 1956, कंपनी एक्ट 1956 पहले था, उसके हिसाब से याद रख सकते हैं। अभी तो 2013 चल रहा है ना, तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के हिसाब से ही जो HUF की व्यवसाय है उसको संचालित किए जाते, कंट्रोल किए जाते, ऑनरशिप आपको मिलता है जन्म के बेसिस पे। जितनी भी संपत्ति है वो सारे सदस्यों को इक्वल इक्वल्स अधिकार होते हैं, और इसका जो हेड होंगे वो सबसे उम्र दराज लोग ही होंगे, और जो हेड होंगे व्यवसाय को उसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक। फिर आगे आते हैं, दायित्व की बात करते हैं। ठीक है, तो दायित्व में कर्ता को छोड़ के अन्य सभी सदस्यों की व्यवसाय की सह समावेशी संपत्तियों के अंश तक ही सीमित रहेगा। मतलब इसके अर्थ को समझेंगे। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो व्यवसाय है, हिंदू अनडिवाइडेड व्यवसाय यदि आप संचालित कर रहे हैं तो जो करता है उस पर 100% लेबिलिटी आएगी। ठीक है, जो सहायक सदस्य थे, ठीक है, तो उनकी जितनी संपत्ति का अंश था उतना ही आएगा। जैसे इक्वल इक्वल मान लेते हैं कि 100 रुपया संपत्ति है और 5 लोग थे तो 20-20 रुपया सबको पड़ रहा था। तो जो सहायक लोग हैं, ठीक है, उनको इनकी जो संपत्ति तक ही लायबिलिटी है, बाकी जो भी शेष बचेगा वो फुल्ली कर्ता पे करेंगे, यानी हेड मेंबर पे करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको ये वाली पॉइंट आपको सह समवाय समांशी संपत्ति अंशों तक का मतलब समझ में आ गया होगा। क्लियर है। मतलब जो उनकी परिवार के सदस्य का जो संपत्ति था उसमें जो उनका हिस्सा बनता था वहीं तक सीमित है, अन्य लोगों का, अन्य सदस्यों का, बट कर्ता को पूरा का पूरा आपको पे करना है। आगे अब बढ़ते हैं, नियंत्रण की बात करते हैं। क्या है कि नियंत्रण की बात करते हैं तो परिवार के व्यवसाय पर कर्ता का नियंत्रण होता है। ये आपको स्टार्टिंग में ही पता चल गया है। ठीक है, किसका नियंत्रण होता है, कर्ता का नियंत्रण। वहीं सभी निर्णय लेते हैं, वहीं व्यवसाय को प्रबंधन के लिए अधिकृत होते हैं, और निर्णय से दूसरे सदस्य बाध्य होते हैं। मतलब जितनी भी परिवार के मेंबर्स होते हैं उनकी कहना को मानते हैं, उनको मानना पड़ेगा, उसके लिए वो बाध्य होते हैं। चलिए आगे देखते हैं, निरंतरता की बात करते हैं। तो कर्ता की मृत्यु होने पे व्यवसाय चलता रहता है। कर्ता यानी जो मेन हेड थे, यदि उनकी मृत्यु होगी
तो वो हिंदू अनडिवाइडेड जो व्यवसाय है वो आपको चलता रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ी आयु का अगला सदस्य कर्ता हो जाएगा, यानी जो रिमेनिंग पार्टनर्स रह जाएंगे, रिमेनिंग मेंबर्स रह जाएंगे, परिवार के जो सदस्य हैं उनमें जो सबसे बड़ी आयु वाले होंगे उनको कर्ता का स्थान दे दिया जाता है, वो या वो ले लेते हैं, ठीक है, जिससे व्यवसाय की स्थिरता आती है। मतलब कोई अब चले गए हैं, हेड आपके चले जाएंगे, तो किन्हीं न किन्हीं को तो हेड बनना है ना, इसीलिए जो मेन परिवार के मेंबर्स होंगे या जो एज वाले ज्यादा होंगे उनको वो सदस्यता दे दी जाती है कर्ता का। सभी सदस्यों के संयुक्त स्वीकृति से व्यवसाय को समाप्त किया जा सकता है। अब एकल में अभी हमने देखा सोल ट्रेड में कि आराम से किसी किसी पूछना नहीं है, बट यहाँ पे आपको बंद करनी है तो सभी की सहमति आपको जरूरी हो जाती है। आगे देखते हैं नाबालिग। अब नाबालिग की बात आ गई तो आपको पता है ना कि इसमें सदस्यता जन्म से मिलता है, मतलब नाबालिग को सदस्यता मिल जाता है। वहीं यहाँ पे कि आप ध्यान रखिएगा इस चीज को, नाबालिग को, ठीक है। सदस्य व्यवसाय में व्यक्ति का प्रवेश संयुक्त हिंदू परिवार में जन्म लेने के कारण होता है, इसलिए नाबालिग भी व्यवसाय का सदस्य होते हैं। तो मेन जो पॉइंट हाईलाइटेड पॉइंट है नाबालिग की बात, वो आपको ध्यान में रखना कि नाबालिग व्यक्ति भी इसमें क्या करेंगे, सदस्य बन सकते हैं। चलिए तो और आगे कंटिन्यू करें या यहीं तक आज रहने दें, और कल ऐसे करेंगे तो हिंदू डिवाइडेड फैमिली फिर से रिपीटेड भी हो जाएंगे। थोड़ा सा पॉइंट बचा हुआ है, इसके कमेंट करके बताइएगा, रहने दे या आगे कंटिन्यू करें। सारे जो पॉइंट है वो आपको नॉर्मल्स हैं। चलिए लगता है नोट डाउन करने में रहने दीजिए सर, चलिए रहने देते हैं, क्योंकि फिर ज्यादा हो जाएगा ना। ऐसे तो पढ़ाने का था एक ही पॉइंट सोल ट्रेड है, बट 2 पॉइंट हम लोगों ने कवर किया क्योंकि समय कम है। और देखते हैं कुछ रिपोर्ट कोट उट का आता है तो वो आपके लिए बेनिफिट होंगी, बट कोशिश करेंगे कि हम लोग 2 मंथ में ही अपने सिलेबस को 11-12 खत्म कम से कम कर लें, उसके बाद आगे वाली कुछ मैनेजमेंट का पॉइंट होगा तो वो भी हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए हम लोग वीडियो यहीं पे रखते हैं, फिर आगे कल और परसों 2 दिन आपको वीक में बंद है, यानी बुध बृहस्पति आपको बंद रहेंगे। अब मिलेंगे फ्राइडे को, तो ये 2 दिन आपको क्या करना है, जितनी भी क्लासेज हो रखी है वो करना है, या आपको कुल एक्स्ट्रा चीजें हैं वो करने। कल और परसों 2 दिन वीक में कोई भी क्लासेज है तो 2 दिन वो आपको बंद रहते हैं, वो आपको रिवीजन के लिए है या कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा भी पढ़नी है वो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये डेली क्लासेज होने से क्या होगा कि आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा रिवीजन जरूर कीजिएगा, या कुछ क्वेश्चन है वो अपने से करेंगे, कुछ अदर टॉपिक्स है वो पढ़ेंगे जिससे आपको बर्डन कम हो पाए। तो आज के लिए हम लोग यहीं पर रखेंगे और टेक केयर एंड बाय बाय।